नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त उत्सव। और अगर आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं या आपके घर में कोई भी एंटीबायोटिक यूज कर रहा है या करता है तो ये वीडियो आपके लिए है और उन सभी लोगों के लिए है जो कभी न कभी एंटीबायोटिक यूज किए हुए हैं या करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इसीलिए गौर से सुनिएगा और उन सभी लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जो लोग एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं, क्योंकि आजकल के समय में बिना एंटीबायोटिक के तो हमारी लगता है कि लाइफस्टाइल अधूरी है। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा उसका इतिहास जान लेते हैं। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोस्तों 1928 में सबसे पहले एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करते हैं जिसका नाम था पेनिसिलिन। अब ये पेनिसिलिन वर्ल्ड वॉर 2 में जीवनदायक साबित होता है, बहुत लोगों की जान बचाता है, लेकिन बहुत जल्द ही उससे रेसिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है और वो लगभग काम करना बंद कर देता है। लेकिन मैं आपसे ये सब बात क्यों कर रहा हूँ पता है? आज एंटीबायोटिक का चर्चा कर क्यों रहा हूँ? हाल ही में मेरे एक रिलेटिव का एक्चुअली मेरे पास मैसेज आया और उन्हें बुखार था और तो मैंने पूछा कि ठीक है। उनका बुखार एक्चुअली ठीक नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं उनको दवा बताता, उससे पहले उन्होंने मुझे 3-4 दवा भेज दिया कि मैं अभी ये दवा खा रही हूँ, मैं अभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड खा रही हूँ, ये एंटीबायोटिक खा रही हूँ और फलाना ढिमकाना 10 तरह का दवा मेरे को उल्टा भेज दिया कि ये दवा खा रही हूँ, बुखार ठीक नहीं हो रहा, अब क्या करूँ? तो जब आप सब कुछ खा ही रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं? अब बुखार किस वजह से है, क्यों है, बिना जाने हुए जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड जोड़ लेते हो, एंटीबायोटिक जोड़ लेते हो, जो कि आजकल का ट्रेंड है। आप किसी भी दुकान में खड़े हो जाओ, पूरा पैकेज होता है फीवर का, वो आपको दे देते हैं। खाली बोलना है कि बुखार है भैया, बस सारा दवा आ जाता है। तो देखा कि वो इतनी सारी दवा खा रहे हैं जो सारा ही एक्चुअली यूजलेस है। क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा कोल्ड और फ्लू का समय है, थोड़ा जब मौसम चेंज होता है, बारिश होती है, तो कोल्ड फ्लू का जनरली समय होता है। तो मेरे ख्याल से इसमें एंटीबायोटिक कहीं से भी इंडिकेटिव नहीं होता है, लेकिन बुखार आता है लोग ले लेते हैं। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ऐसी गलती तो बहुत लोग करते हैं। साथ ही साथ एक ही दिन में 2 इंसिडेंट्स हो गया मेरे साथ। मैं एक दिन उसी दिन एक दवा की दुकान पे किसी काम से गया, एक दवा की दुकान पे, वहाँ पे देखा कि एक बंदा खड़ा है, ठीक है, उसको भी सेम प्रॉब्लम है, सर्दी है, ठीक है, और सर दर्द कर रहा है, ठीक है, जुकाम है और सर दर्द कर रहा है। अब वो दुकान वाले से बोलता है, हमारे यहाँ तो दवा के दुकान वाले आधा नहीं पूरे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर से भी ज़्यादा उनके पास डिग्रियाँ होती है एक्चुअली देखा जाए तो, नॉलेज भी। तो उसने बोला कि भैया मेरा सर दर्द कर रहा है, जुकाम है। उसने 5-6 दवा निकाल के दिया। मैं देख रहा था खड़ा होकर, मैंने कुछ बोला नहीं। उसमें सबसे एडवांस्ड एंटीबायोटिक था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सबसे एडवांस्ड एंटीबायोटिक में से एक था और उसमें भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड था। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या चल रहा है यार। तो मैंने सोचा कि चलो यार, मैं अपने YouTube के जो ऑडियंस हैं, जो हमारा परिवार है YouTube पे, ये प्रॉब्लम मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि हर घर में ये दिक्कत होती होगी, हर घर में लोग ऐसी ही दवा खाते होंगे। अब दोस्तों, इतिहास की तो बात हो गई, अब एक फैक्ट की बात बताता हूँ, ठीक है। कोल्ड एंड फ्लू में या कोई भी सीजनल फीवर होता है, बुखार जो भी मौसमी होता है या कोल्ड फ्लू होता है, उसके कारण अगर किसी तरह का बुखार आ रहा है, उसमें कोई भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी एंटीबायोटिक का कोल्ड एंड फ्लू में कोई रूल नहीं होता है। 7 डेज विद एंटीबायोटिक, 7 डेज विदाउट एंटीबायोटिक, वो उतने दिन में ही ठीक होगा। एंटीबायोटिक आप कितना भी ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये एक तरह से उसी तरह हो गया कि डीजल गाड़ी में आप पेट्रोल डाल रहे हो, टैंक फुल कर दे रहे हो, फिर भी बोल रहे हो कि भैया चल नहीं रहा है, तबकि हमने स्पीड का डीजल डलवाया है और अच्छे से चलना चाहिए। वायरल बीमारी है आपको, तो उसमें एंटीबायोटिक खाने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है आपका एंटीवायरल ड्रग्स होना चाहिए। किसी किसी में एंटीबैक्टीरियल देते हैं लाइक सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट वही होना चाहिए। जो बीमारी अगर वायरल है तो एंटीवायरल चलना चाहिए, बैक्टीरियल है तो एंटीबैक्टीरियल चलना चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए। हम लोग जो कोल्ड एंड फ्लू होता है उसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, ना ही देना चाहिए, ना ही आपको खाना चाहिए, ठीक है।
बिना डॉक्टर के सलाह से, पहली बात, ठीक है। क्योंकि फिर वही बात आती है ना कि डीजल के गाड़ी में पेट्रोल डाल दोगे, टैंक फुल भी कर दोगे, फिर भी गाड़ी चलेगी नहीं, और तो और इंजन पूरा ख़राब हो जाएगा। वही हमारे साथ होता है, हमारा भी इंजन ख़राब हो जाता है। अब कैसे ख़राब होता है? ख़राब होता है कि वो एंटीबायोटिक हमारे अंदर रेसिस्टेंट हो जाता है, मतलब कि वो उसकी जो काम करने की क्षमता है वो या तो कम जाती है, नहीं तो ख़त्म हो जाती है। अब वो कैसे कमती है, कैसे ख़त्म होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ लोग अब क्या सोच रहे होंगे कि भैया मैं तो एंटीबायोटिक खाता ही नहीं है, मैं तो कितना भी तबीयत खराब हो जाए मैं तो एंटीबायोटिक खाता ही नहीं है। वो भी अच्छी बात नहीं है। और आप अगर ये सोचते हो कि आप एंटीबायोटिक नहीं खा रहे हो और आपके अंदर किसी तरह का एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, तब पर भी आप गलत सोचते हो। क्यों? क्योंकि आप एंटीबायोटिक खाओ या ना खाओ, वो आपके शरीर में पहुंच रहा है किसी न किसी तरह से। पेनिसिलिन काम करना बंद कर दिया ना तो सबके हवा खराब हो गई। अब सोचे कि अब क्या करें, जो लाखों लोगों का जान बचाया अब वो काम ही करना बंद कर दिया। फिर थोड़े साल के रिसर्च के बाद बीटा लैक्टम में थोड़ा एडवांसमेंट आया, फिर बहुत सारे अलग कैटेगरीज के दवा हैं, फिर उसका मतलब सिफेलोस्पोरिन, कार्बिपेनम, मोनोबैक्टम, फिर उसके बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक आए, और अभी फिर से रिसर्च हो ही रहा है और आ ही रहे हैं। बहुत सारे मार्केट से विड्रॉ भी कर लिए गए साइड इफेक्ट के कारण, असिस्टेंट के कारण। लेकिन जो सबसे तगड़ा एंटीबायोटिक है ना, वो आया दोस्तों 1972 में, जिसका नाम था वैंकोमाइसिन, जिसका क्लिनिकल सेटअप में जिसको रेसिस्टेंट करना बहुत ही असंभव सा काम था। लेकिन उसमें भी एक फैक्ट की बात दोस्तों, एक्चुअली चलिए आपको एकदम मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ। ऐसा कोई एंटीबायोटिक ही नहीं है इस दुनिया में जिसमें रेसिस्टेंस नहीं पाया गया हो। हर एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं रेसिस्टेंट पाया गया है। तो वैंकोमाइसिन क्लिनिकल सेटअप में रेसिस्टेंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जनरली इसमें भी रेसिस्टेंट पाया गया है। लेकिन अभी तक भी ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। और ऐसे एंटीबायोटिक्स के कारण न जाने कितनी सारी सर्जरीज जो हैं वो सक्सेसफुल होती हैं, कितने सारी कीमोथेरेपीज जो हैं वो सक्सेसफुल होती है। ज़रा सोचिए कि अगर सिर्फ ये एंटीबायोटिक्स ना हो, या ये एंटीबायोटिक्स जिस तरह अभी काम करना बंद कर रही हैं जिस स्पीड से, अगर उस स्पीड से वैसे ही रेसिस्टेंट होती रहें, तो आने वाले समय में जो सर्जरीज होती हैं वो सारी अनसक्सेसफुल होनी शुरू हो जाएंगी। जो कीमोथेरेपीज होती हैं वो भी एक तरह अनसक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उन सारे एक तरह से प्रोसीजर्स को, उन सारे थेरेपीज को सक्सेसफुल बनाने में, ठीक है। क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन देता है इन्फेक्शन से, क्योंकि उस समय इम्यूनिटी वीक होती है, जो अपनी नेचुरल मारक क्षमता होती है ना शरीर की, वो पूरी ध्वस्त हो जाती है और या कम जाती है। और उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंटीबायोटिक्स, जो हम लोगों को बाहरी इन्फेक्शन से बचा के रखता है। तो ज़रा सोचिए कि जिस तरह रेसिस्टेंट डेवलप हो रहा है हमारे समाज में, हमारे शरीर में, वो आने वाले समय में क्या करेगा हमारे साथ। उतने देर से मैं रेसिस्टेंस कर रहा हूँ, आप भी सोच रहे हो क्या रेसिस्टेंस कर रहा है। तो जिस तरह कोरोना में चला था ना, क्वारंटाइन, उसी तरह ये रेसिस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आप समझिए। ये रेसिस्टेंट मतलब कि भैया काम करना बंद कर दिया। वो एंटीबायोटिक आप दे रहे हो, किसी को घूसे मार रहे हो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 10 घूसे मार रहे हो, 100 घूसे, पहले वो एक घूसे में मर जाता था, अब आप उसे 100 घूसे मार रहे हो, उसको कुछ हो ही नहीं रहा है। और किसको नहीं हो रहा? बैक्टीरिया को नहीं हो रहा है। एंटीबायोटिक पहले देते थे, वो बैक्टीरिया देते के साथ ही मर जाता था, भाग जाता था, ठीक है, अब उसका ग्रोथ रुक जाता था। लेकिन अब खा रहे हैं, वो ऐश कर रहा है कि आओ बेटे और दो और तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं, कितनी तरह के एंटीबायोटिक्स है, सब दो, हम आराम से वैसे फलते फूलते रहेंगे। और तो और उसको भी खा के और फलेंगे फूलेंगे, ठीक है। तो एक तरह से हमारा जो एंटीबायोटिक है वो मजाक बनता जा रहा है। कैसे मजाक बनता जा रहा है?